नमस्कार दोस्तों। मैं निपुण आलम बैन डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, डायलॉग मंच का मोटिव यूथ को मोटिवेशन, सही डायरेक्शन और कुछ इस प्रकार की जानकारी जो उनको पुस्तकों, मैगजीन, न्यूज़पेपर नहीं मिलती, उसको देना भी हमारा उद्देश्य होता है। तो उसी श्रृंखला में दोस्तों आज हमारे साथ जुड़े हैं के सिद्धार्थ सर। के सिद्धार्थ सर का परिचय इतना कहते हैं कि इतना बड़ा और इतना विशाल व्यक्तित्व है। जब भी आप उनको सुनेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि कितनी डेप्थ, कितनी गहराई उनके विचारों, उनके व्यक्तित्व में है। लेकिन संक्षिप्त में आपको बता दूं कि सर को अगर हम बात करते हैं तो 2015 तक लगभग 1500 अधिकारियों को, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इतने सारे अभ्यर्थियों को सर ने सिविल सेवा में प्रवेश करा चुके हैं, मार्गदर्शन दे चुके हैं। और सर के बारे में सर दोस्तों बताऊं कि सर के जो शोध पत्र हैं वो अनेकों विश्वविद्यालय में, जैसे न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय, बर्कले विश्वविद्यालय, इसके अलावा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में छपते रहते हैं। और सर वर्तमान में एक परियोजना पर कार्य कर रहे हैं, वसुंधरा, जिसमें वसुंधरा के लिए पिलियो पिलियो जियोग्राफी, उस पर कार्य कर रहे हैं सर। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे सार्क नेशन है, सार्क नेशन में श्रीलंका की बात करें, मालदीव की बात करें, तो वहां पर पॉलिसी को लेकर सर क्या करते हैं, इन सरकारों के सलाहकार बने हुए हैं। और फिलहाल में सर तजाकिस्तान सरकार से भी उसी पॉलिसी मेकिंग में जुड़े हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है डायलॉग मंच के अंदर। के लिए, आपके इस परिचय के लिए। नहीं सर, बड़प्पन तो सर आपका कि आपने समय दिया था डायलॉग मंच को। और सर आज हम जो परिचर्चा में आपसे सर निवेदन करूंगा कि आज जो परिचर्चा से हम लोग सर जो साक्षात्कार के लिए, जो इंटरव्यू के लिए विभिन्न, चाहे हम यूपीएससी की बात करें या स्टेट की बात करें, और सर जैसे आपके बारे में मैं स्टूडेंट लाइफ से जानता हूँ कि इतने सारे एस्पिरेंट्स को आपने भेजा, इतने सारे स्टूडेंट्स को आपने मार्गदर्शन दिया। तो सर काफी स्टूडेंट्स जो है उनका उनको आपका आशीर्वाद मिले और आपका सर मार्गदर्शन मिले। तो कुछ ऐसे प्रश्न सर मैंने निकाले और आपको, मुझे पता है कि इन प्रश्नों के उत्तर कोई दे सकता है तो आप ही दे सकते हैं सर, क्योंकि काफी अच्छे से आपकी जो डेप्थ है तो वो बहुत ही आवश्यक है उन अभ्यर्थियों के लिए सर। तो कुछ प्रश्न थे सर जो हमारी टीम के द्वारा तैयार किए गए थे सर। और बड़ी सर पहला प्रश्न ये कि सर जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनके अंदर एक विशेष गुण देखा जाता है सर, और वो विशेष गुण एस्पिरेंट के अंदर भी बोर्ड के द्वारा देखा जाता है कि ये गुण होना चाहिए। अगर हम उस गुण की बात करते हैं सर, तो भावनात्मक विभेदीकरण, जिसको इंग्लिश में सर कहा जाता है इमोशनल डिफरेंशिएशन। तो अगर उस गुण की हम बात करें तो ये गुण प्रशासन में क्या रोल अदा करता है, क्यों महत्वपूर्ण होता है प्रशासन के अंदर। और सर दूसरी बात ये कि इसको एक अभ्यर्थी किस प्रकार प्रदर्शित कर सकता है, किस प्रकार इसको विकसित कर सकता है सर। प्लीज सर इस प्रश्न को थोड़ा सा सर बताइएगा सर। कि इमोशनल डिफरेंशिएशन या भावनात्मक विभेदीकरण का अर्थ होता है कि आप अपने विभिन्न प्रकार की भावनाओं के बीच में अंतर समझते हैं, अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं, अंतर को आप बता सकते हैं और उस अंतर को आप प्रतिबिंबित कर सकते हैं, अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। एस्पिरेंट के लिए भावनात्मक विभेदीकरण अलग होता है और जो प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं उनके लिए अलग होता है। इसका अर्थ क्या होता है, इसको तीन पहलू चले जाते हैं। पहला अर्थ, दूसरा कि एस्पिरेंट के लिए क्या मतलब होता है और प्रशासनिक अधिकारी के लिए इसका मतलब क्या हो सकता है। सबसे पहले अर्थ का मतलब होता है, अर्थ का मतलब होता है कि आप अंतर समझते हैं मित्र में, अपने संबंधी में, अपने साथी में, अपने टीचर में, अपने गुरु में, अपने ट्रेनर में, अपने कोच में, अपनी प्रेमिका में, और उनके बीच में जो प्रेम का भी अलग अलग स्वरूप है, वात्सल्य है, स्नेह है या प्रेम है या प्रणय है, इनके बीच भी आप अंतर समझ सकते हैं। आप यह भी अंतर समझ सकते हैं कि ईश्वर, भगवान, देव और देवता में भी क्या अंतर होता है। अगर आप इस अंतर को समझते हैं, इस अंतर के बारे में आप की मन स्थिति बनी हुई है, तो आप में भावनाओं के विभेदीकरण की विशुद्ध क्षमता है। उदाहरण के रूप में एक साथी होता है जो आपको साथ देता है, कंपेनियन होता है, तो उसकी कंपेनियनशिप आपको अच्छी लगती है, साथ उसका अच्छा लगता है। वो आवश्यक रूप से आपका मित्र नहीं होता है। मित्र वो होता है जो आपका समय पर साथ दे, आपको गलतियां करने से रोके, या अगर आप मुसीबत में पड़ गए तो हर समय, हर यथासंभव आपका साथ ही दे, वह छोड़कर भागे नहीं। यह मित्र होता है और आपको गलतियां भी करने से रोके। ऐसा नहीं है कि आप कोई ब्लंडर किए जा रहे हैं और वो देख रहा है कि हाँ तुम तो मेरे मित्र हो इसलिए तुम्हें तुम्हारे साथ खून माफ भी है, ऐसा नहीं करना है।
उसी रूप में अगर आप देखेंगे तो प्रेम का भी जो संबंध होता है वो बिल्कुल अलग होता है। वात्सल्य जो माँ बाप करते हैं, जो ईश्वर भगवान अपने भक्तों को देते हैं, वह होता है करुणा। जो आप अपनी पत्नी के साथ में किसी और के साथ करते हो, प्रणय होता है। तो स्टूडेंट होते हैं, उनके साथ में क्या होता है, स्नेह। जैसे हमें आपसे स्नेह है उस रूप में, तो इसका यह स्वरूप चलाता है। विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि तैयारी करने के दौरान अगर उन्हें समझ में चलाता है कि यह मेरा कंपेनियन है, यह हमें साथ दे रहा है, तो जाहिर है उसका साथ आपको अच्छा लगेगा, आप एंजॉय कीजिएगा, आप बातचीत एंजॉय करेंगे, आप उसका साथ एंजॉय करेंगे, घूमना फिरना एंजॉय करेंगे। लेकिन क्या यही करने से आपका सिविल सर्विसेज परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो सकते हैं? उत्तर है नहीं। आपको किसी की जरूरत है मित्र की, आप गलतियां करें तो मना कर दे, आप सही कर रहे हैं तो उसके ऊपर में उसके इनकरेज करें, आप मुसीबत में हो तो आपका साथ दे। इसलिए एस्पिरेंट के लिए आवश्यक है, एस्पिरेंट के लिए भी आवश्यक है कि वो समझ जाए कि यह इसे हम पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, इसे हमें प्रेम है, इसके तरफ में हम आकर्षित हैं। तब वो क्या करेंगे कि इस पूरे के पूरे बात को अंदर स्थापित करके वो लड़के या लड़कियों से भी इसी तरह से संबंध अपने जोड़ लेंगे। सामान्यतः अगर कोई भी विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाता है तो उसका दिमाग क्लटर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं आएगा। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि उसका पढ़ाई में ध्यान रहे, उसका सीखने पे ध्यान रहे, और जिस दिन उसने सीखना बंद कर दिया उस दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रशासनिक अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी एक प्रशासनिक अधिकारी भी है, वह एक पिता भी होता है, वह एक सगा संबंधी भी होता है। उसके पास में 1000 लोग रोज मिलने के लिए आएंगे, 100 लोग तो कम से कम आएंगे ही आएंगे। अब उस 100 लोगों में वह यह पहचान नहीं कर पाता कि कौन उसके पास में मतलब के लिए आया है, कौन उसके पास में उसे बेवकूफ बनाने के लिए आया है, किसकी समस्या वास्तविक है, कौन उसे फंसाने के लिए आया है। तो ये उसकी समस्या है, और इतनी बड़ी समस्या विकराल हो जाती है कि अंततः वह उस आईएएस पदाधिकारी को ले डूबेगी। तो आईएएस पदाधिकारी वहां पर एक पदाधिकारी के रूप में रहता है, और सगे संबंधियों से नाते रिश्ते निभाने के क्रम में अगर उसने कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसके वजह से उसको जेल जाना पड़ा, तो अन्य लोग तो जेल नहीं जाएंगे ना, वही जेल जाएगा अंततः। यह बात चली आती है। उसके लिए महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि हर एक अलग अलग काल में उसके क्या होंगे, तो उसके पूरे जो सरकारें बदलती रहेंगी। अब मान लीजिए किसी सरकार से उसका भावनात्मक संबंध हो गया, और बहुत ही प्रगाढ़ भावनात्मक संबंध हो गया, और उसने अपनी दूसरी सरकार से दुश्मनी मोल ले ली, उसकी खूब आलोचना कर दी, और उसे बिल्कुल अलग थलग हो गया, बिल्कुल विलग हो गया। तो आप सोचिए कि किसी तरह से खुदा ने खास्ते अगर वह सरकार चली आती है फिर से शासन में, फिर से गवर्नेंस में, फिर सरकार बना लेती है, तो उसका बेचारे का क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जिस समय मोदी साहब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो कुछ लोगों से सवाल पूछा गया था कि ये तो बहुत प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो कुछ लोगों ने जवाब दे दिया उस स्थान पर, ये तो कॉम्युनल है, इन्होंने तो ऐसे ऐसे काम किए हैं, यह इनका एजेंडा बिल्कुल ही लगता है कि वह हिंदुत्ववादी हैं। तो हिंदुत्ववादी आपके राष्ट्रवाद का स्वरूप भी हो सकता है। हिंदुत्ववादी हमेशा नेगेटिव क्यों होता है? नेगेटिव ही क्यों हो? वह आपके राष्ट्रवाद का स्वरूप होता है। क्योंकि आपके पास में राष्ट्रवाद नहीं है, इसलिए आपको बाहर के देशों में इज्जत भी नहीं मिलती है, मिलती भी नहीं थी। अब आपने समझा कि ऐसे जिसने जवाब दिया, 1 का 2 का 3 का, किसी का भी नहीं हुआ, क्योंकि सरकारों को मालूम चल गया, इंटरव्यू बोर्ड को मालूम चल गया, यह विद्यार्थी बिल्कुल बायस्ड है, मतलब कि इसके दिमाग में कुछ ना कुछ कीड़ा कचरा भरा हुआ है, इसे नहीं लिया सकता है। अगर मान लेते हैं इसका गुजराती इसका ट्रांसफर हो गया, तो क्या करेगा? उस चीफ मिनिस्टर की बात ही नहीं मानेगा, नहीं मानेगा तो दुनिया भर की प्रशासनिक समस्याएं खड़ी कर देगा। उद्देश्य क्या होता है? एग्जीक्यूटिव का उद्देश्य क्या होता है? कि एक ऑर्डर देना। ऑर्डर देने के लिए उसे चुना गया है। प्रधानमंत्री मोदी को क्यों चुना गया? चुना गया कि आप देश को इंटरनली ऑर्गेनाइज कर दीजिए, आप देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति है उसे ठीक कर दीजिए, देश की जो मान मर्यादा बाहर में उसे आप बढ़ा दीजिए। तो उन्होंने वही काम किया। अब उसी आधार पर अगर मान लेते हैं कोई प्रशासनिक अधिकारी उनकी आलोचना करे, लोग तो आलोचना करने के लिए होते ही हैं, तो वह भावनात्मक विभेदीकरण नहीं रख पा रहा है। तो भावनात्मक विभेदीकरण उसके लिए महत्वपूर्ण इसलिए होता है
क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाए रखना होता है। और अगर वह कंटिन्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना रखने पाने की स्थिति में नहीं है और उसका एक सरकार के साथ लगाव हो गया, दूसरे के साथ दुश्मनी हो गई, यह अलग बात है कि वह एक आइडियोलॉजी पर आ सकता है। लेकिन आइडियोलॉजी में आने के बावजूद भी वो हो सकता है आपकी राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी हो और आप बीजेपी को पसंद करते हैं, और आपकी राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी नहीं हो तो आप कांग्रेस को पसंद करते हो। हाँ, संभव है, लेकिन इसका असर आपके कार्य प्रणाली पर नहीं आना चाहिए, किसी भी तरह से आपके कार्य प्रणाली पर नहीं आना है। और अगर कार्य प्रणाली पर असर आई तो मतलब कि आप में भावनाओं के विभेद करने की जरा भी क्षमता नहीं है, आप भावनाओं में जरा भी विभेद नहीं कर सकते हैं, और आज नहीं तो कल आपको नौकरी से निकाला ही जाएगा, बर्खास्त भी किया सकता है, या ऐसा ऐसा काम कर दिया जाएगा जिसमें आप किसी काम के लायक नहीं रहे। तो यानी कि सिंपल सी बात है कि सर कोई भी अधिकारी अगर एस्पिरेंट्स है तो उसको थोड़ा अपने इमोशंस के ऊपर, भावनाओं के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, और एक कहते हैं सर बैलेंस्ड व्यू ध्यान रखें, उस चीज का मेंटेन रखें। तो बड़ा सुंदर सर, काफी डिटेल से आपने एग्जाम्पल देके बताया, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली एस्पिरेंट्स को बड़ा लाभकारी रहेगा सर। सर एक प्रश्न और सर मन में जो काफी ज्यादा एस्पिरेंट्स के लिए बड़ा रहता है सर, जो विचारों का संतुलन, जैसे हम लोग बात करें सर कि प्रत्यक्षीकरण का संतुलन बात करें या नजरिया का संतुलन की बात करें, तो सर ये क्या होता है और सर इसको अभ्यर्थी कैसे अभिव्यक्त करें, बताएंगे। हम लोग विचारों में बहुत संतुलित हैं, तो ये भी सर एक एस्पिरेंट्स के लिए हमेशा प्रश्न रहता है सर। देखिए, विचारों का संतुलन का मतलब होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं परसेप्शन बैलेंस है, नजरिए का संतुलन। मतलब कि सभी चीजों के बारे में आपकी राय बहुत संतुलित होती है, ना इधर ना उधर। अब इसके बहुत से उदाहरण ले सकते हैं, उदाहरणों से आप समझ सकते हैं इस पूरे पहलू को। जैसे मान लेते हैं सरकार ने कोई योजना बनाई, तो सरकार ने योजना किस लिए बनाई कि योजना लोगों को फायदा कर सके, इसलिए सरकार ने, खासकर इस सरकार ने, जो इस बार की अभी की सरकार है, यह योजना बनाई तो लोगों को फायदा कर सके। ये संभव है कि लोगों को फायदा नहीं हो, ये बिल्कुल संभव है। अगर लागू ही नहीं हो पाया तो वह फायदा नहीं पहुंच पाएगा। अच्छा, तो सरकार का मुख्य काम क्या होता है? पॉलिसी बनाना। आपको मान लीजिए हमने आपको एक प्रदेश की जनता ने आपको चुना कि निपुण जी आप बन जाइए, आप हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाइए। आपको एक कार्यभार दे दिया गया, आपने एक नीति बनाई। नीति क्या? कि सभी को बिजली अच्छी तरह से हम लोग आपूर्ति करेंगे, मुफ्त में नहीं करेंगे, आपूर्ति करेंगे। और यह उनका बिजली का उपयोग किस लिए करना है? तो इस काम के लिए करना है। अब मान लेते हैं 2 साल 3 साल में वह वहां पर नहीं पहुंच पाया, तो पॉलिसी मेकिंग का उतना दोष नहीं होता है जितना कि इम्प्लीमेंटेशन का होता है। अच्छा, इम्प्लीमेंट करने वाले, अब मान लीजिए इसको अगर हम लोग नजरिए के संतुलन कहेंगे, तो जो विद्यार्थी होगा वह यह समझना शुरू कर देगा कि अच्छा क्यों ऐसा हुआ कि इसे लागू होने में समस्या हो गई, या क्यों ऐसा हुआ कि लागू नहीं हो पाया। एक विद्यार्थी होगा वो सीधे सीधे कहने लगा कि सरकार चोर है, बदमाश है, इन्हें कुछ नहीं आता है, ये जानबूझकर ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक, वो शब्दों को तोड़ मोड़ कर उसको देखना शुरू कर देगा। दूसरा समझेगा अच्छा क्या हुआ होगा, तो क्या पॉलिसी बनाने में दिक्कत आई? उत्तर है नहीं। क्या इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आई? तो उत्तर है हाँ। तो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया? तो क्या यह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इंप्लीमेंट करना पड़ता है या किसी और को करना पड़ता है? वो जब जानेगा अच्छा इंप्लीमेंट किसे करना पड़ता है, तो इंप्लीमेंट तो ब्यूरोक्रेसी को करना पड़ता है, तो कहीं ब्यूरोक्रेसी की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ। तो इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ लॉजिकिंग आउट, मतलब तर्क तक आने की प्रक्रिया, तर्क निकालने की पद्धति। तो आप जब तर्क निकालने की पद्धति समझ जाते हैं, तर्क निकालने की प्रक्रिया समझ जाते हैं, तो आपके लिए काम बहुत ही आसान हो जाता है। यह बात चली आती है। अच्छा, इससे संबंधित एक और भी बात चली आती है कि अगर मान लेते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आप एस्पिरेंट हैं, आप परीक्षा देने जा रहे हैं। परीक्षा देने के क्रम में आपसे किसी ने पूछा, मान लीजिए पूछ लिया कि चलिए आप प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या विचार रखते हैं, तो अब आपके मन में हो सकता है उनके प्रति बहुत आदर हो, बहुत घृणा हो। आदर होगा तो कहीं कह रहे वो तो हमारे भगवान है, ये सही नहीं है। घृणा हो तो बोले कि इन्होंने देश को पूरा बर्बाद कर दिया, ये भी सही नहीं है। तो आप संतुलित कैसे करेंगे? आप बताएंगे, आप हमेशा बताएंगे कि व्यक्तिगत रूप से, व्यक्ति के रूप में हमें नहीं मालूम है, हमें जो जानकारी मिलती है वो मीडिया से मिलती है, और मीडिया की सारी जानकारी सही नहीं भी हो सकती है। बिल्कुल। एक पॉलिटिशियन के रूप में, वो पॉलिटिशियन है और प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उनके पोजीशन कोई हिला नहीं सकता है, तो इसका मतलब हो गया कि अच्छे पॉलिटिशियन है। स्टेट्समैन के रूप में वो बहुत ही अच्छे स्टेट्समैन है,
क्योंकि पूरी दुनिया में भारत का वर्चस्व उनकी वजह से आगे बढ़ गया है। चौथी बात चली आती है कि वो बहुत अच्छे नेशनलिस्ट हैं, क्योंकि भारत के ही बारे में बात करते हैं, भारत की सुख सुविधा के बारे में बात करते हैं, भारत के ब्रांड के बारे में बात करते हैं, भारत की इज्जत प्रतिष्ठा आगे बढ़ी है। और अभी अभी जितनी भी नीतियां देखी हमने, उसमें नजर आता है कि वो 20 साल आगे, 40 साल आगे तक भारत के बारे में सोच रहे हैं। तो यह क्या हो गया? संतुलित उत्तर हो गया। इसे कहते हैं परसेप्शन बैलेंस है। उसी रूप में अगर आप लेते हैं, मान लीजिए पाकिस्तान को उदाहरण ले लेंगे कि क्या पाकिस्तान को मार पीट कर बिल्कुल उसको बर्बाद कर देना चाहिए? चाइना को क्या करना चाहिए? तो कोई कहे कि नहीं, चाइना के साथ हम लोग को मिलिट्री युद्ध करना चाहिए। अरे मिलिट्री युद्ध भी करेंगे तब भी बात करना पड़ेगा, उसके बाद हार गए या जीत के तब भी बात करना पड़ेगा, नहीं है तब भी बात करना पड़ेगा। वो पड़ोसी है, आपका पड़ोसी रहेगा, जीवन भर रहेगा, तब भी बात करना पड़ेगा। बात तो करना ही करना पड़ेगा। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि ऐसा लड़ाई झगड़ा कर लिया कि बातचीत ही बिल्कुल टूट गई, कोई संपर्क ही बिल्कुल पूरी तरह से टूट गया। ऐसा भी नहीं करना होता है। यही हुआ परसेप्शन बैलेंस। देखिए सर, बड़ा सुंदर से आपने बताया, तो मेरे को लगता है कि कुछ आवश्यकता ही नहीं है सर, और बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट एकदम हो गया कि किस प्रकार हम बैलेंस व्यू रखें। आपने चाइना का उदाहरण दिया, पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया, पीएम मोदी जी का उदाहरण दिया, तो बड़े अच्छे से आपने इसको बताया। और सर यहीं पर मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा इसको, थोड़ा सा सर डिसीजन लेने में हम कुछ थिंकिंग की बात करें, जैसे डिजाइन थिंकिंग की बात करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, लैटरल थिंकिंग की बात करते हैं, तो कि निर्णय में इसमें कितना इंपॉर्टेंट इनका सर रोल होता है, ये क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है कि भाई इनके बगैर डिसीजन, एक बेटर डिसीजन नहीं हो पाता सर? तीनों शब्दों का मतलब डिजाइन थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लैटरल थिंकिंग, ये तीनों अलग अलग शब्द हैं। देखिए होता क्या है सामान्यतः कि ब्यूरोक्रेसी में चले जाने के बाद में अगर आपकी सोच ऐसी होगी, बिल्कुल ब्लिंकट हो गई कि अपने यहाँ पर ऐसे घोड़े के सामने ब्लिंकर होता है ना, वो आगे ही देखता है, इधर उधर नहीं देख पाता है। अगर आपकी सोच वैसी हो गई है तो आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? आप सोचते रहेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको अपने साइड में, आगे पीछे सभी लोगों से सुझाव लेने पड़ते हैं, उधर सोचना पड़ता है, जिससे कि उन सब चीजों को भी आप उस माला में पिरो दीजिए, उन सब चीजों को भी उस पूरे पहलू पर डाल दीजिए। तो लैटरल थिंकिंग मतलब है कि एक निर्णय लेने में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जो देख रहे हैं सिर्फ उसे ही नहीं, जो अदृश्य है उसे भी, जो आने वाली स्थिति हो सकती है उसे भी अगर देखते हैं और उसे ध्यान में रखकर तब निर्णय लेते हैं, तो वो हो गया लैटरल थिंकिंग। लैटरल थिंकिंग से आपको जो छोटे छोटे सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके कुर्सी के नीचे कुछ गिरा हुआ हो, उसकी वजह से आपकी कुर्सी ठीक नहीं काम कर रही हो, आप कहेंगे कुर्सी ही बदल दो, नहीं कुर्सी नहीं बदलो, आपने उसकी चक्का के बदलवा दिया तब भी ठीक हो गया। ठीक, लैटरल। क्रिटिकल थिंकिंग होता है कि आप सभी चीजों को आप वास्तविक रूप में देखते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए क्रिटिकल थिंकिंग का, लैटरल थिंकिंग का, कि सब हम लोग कह रहे हैं कि लिथियम आने से, सोलर एनर्जी आने से एनर्जी ग्रीन हो जाएगी, बिल्कुल ग्रीन एनर्जी हो जाएगी। नहीं होगी, नहीं होगी, ग्रीन एनर्जी है ही नहीं। अंततः 15 सालों के बाद में सोलर सेल को आपको डिस्पोज करना पड़ेगा। तो सोलर सेल पता है कितना जहरीला होता है, डिस्पोज करेंगे तो कहां करेंगे? नंबर एक, सोलर सेल में भी आप क्या करेंगे? हाँ, एनर्जी जनरेशन में आप एनर्जी जब भी जनरेट करते हैं तो आप एनर्जी को रिलीज भी करते हैं, तो डिग्रेडेड हीट के फॉर्म में पर्यावरण में जाता है, और जब ये डिग्रेडेड हीट में जाएगा तो पर्यावरण को तब भी गर्म करेगा। आप सोलर एनर्जी से गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी गर्म होगी कि नहीं होगी? गर्म होगी। एसी चलाएंगे तो गाड़ी गर्म होगी नहीं? तब भी गर्म होगी। और जब सोलर सेल को आप डिस्पोज करेंगे, कहीं ना कहीं पे इसे फेंकेंगे, तब क्या उसका उपाय है आपके पास में? आंसर है नहीं। लिथियम की बैटरी को जब आप फेंकेंगे तो उपाय है उसके पास में, आपके पास में तो अभी नहीं है, और ये अच्छी खासी समस्या है। तो ये लैटरल थिंकिंग हो गया कि अच्छा क्या ये ग्रीन एनर्जी है? क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, क्या ये ग्रीन एनर्जी है? 100% ग्रीन नहीं है। एनर्जी जिस तरह की भी हम लोग बात कर रहे हैं वो ग्रीन एनर्जी नहीं है, और ग्रीन एनर्जी के फॉर्म में नहीं आता, ग्रीन एनर्जी के फॉर्म में नहीं है। डिजाइन थिंकिंग का मतलब होता है कि आप कहीं भी किसी समस्या का समाधान सोचते हैं तो आप उसकी रिवर्स प्लानिंग करते हैं, आप प्लानिंग को पीछे से ले आना शुरू करते हैं। मतलब कहां पर अंत होगा, किस स्थान पर। अब जैसे मान लीजिए आपको अपने बारे में सोचना है, तो आप देखेंगे आप 40 साल के बाद में, 20 साल के बाद में अपने कैरियर के किस मुकाम पर होंगे, कहां पर हो सकते हैं अपने कैरियर के मुकाम पर। और मान लीजिए अगर उस स्थान पर अपने आप कैरियर के मुकाम पर होंगे, उस स्थान पर, तो वहां से आप शुरुआत करेंगे, वहां पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा।
तो काम नंबर 1, काम नंबर 2, काम नंबर 3, काम नंबर 4 ये काम करना पड़ेगा, इस रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा, यहाँ पर ये समस्याएं आएंगी तो इसका ये समाधान होगा। तो जब आपके पूरे थिंकिंग की प्रोसेस इस रूप में चलती है कि आप रिवर्स प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, 20 साल, 25 साल, 40 साल बाद आगे प्लान करना शुरू करते हैं, तो उसे डिजाइन थिंकिंग कहते हैं। और जब आपकी थिंकिंग इस रूप में होगी तो आप हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होंगे। सॉल्यूशन ओरिएंटेड का मतलब कि हमेशा आप उन्मुख होंगे कहां पर, तो समाधान उन्मुख आपकी सोच होगी। और जब समाधान उन्मुख सोच होगी तो वह आपके उत्तर में प्रतिलक्षित भी होगा, प्रतिबिंबित भी होगा, वहां पर दिखेगा भी। सामान्यतः विद्यार्थी क्या करते हैं, बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं और क्रिटिकल होकर कुछ बातों को लिख लेते हैं तो उनका नंबर पूरी तरह से कट जाता है। और आपसे बेहतर कौन जानता है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो यही सब बातें बताते हैं, क्रिटिसाइज 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 है। हर बात का सॉल्यूशन कितना हो सकता है और सॉल्यूशन कितना आसान हो सकता है, वह अगर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो डिजाइन थिंकिंग, लैटरल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग तीनों डेवलप कर लेंगे। ये तीनों ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर तीनों आपके बातचीत में, आपके आंसर में, आपके एथिक्स के पेपर में, आपके इंटरव्यू में नहीं अगर प्रतिबिंबित होता है तो आपको कभी भी नहीं चुना जाएगा, कभी भी नहीं चुना जाएगा। बहुत बढ़िया सर, और बहुत सही, आपने बिल्कुल सही बात बोली। ऐसे में इसका हम बात करते हैं, एथिक्स में बात करें, इंटरव्यू में बात करें, और ये बहुत मैटर करता है सर किसी भी एस्पिरेंट्स को, अगर हम बात करें यूपीएससी के एस्पिरेंट को सिलेक्शन दिलाने में। ऑप्शन में भी एक बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन एथिक्स है, ऐसे ये पूरा पूरा थिंकिंग अप्रोच पर डिपेंड करता है। और एक बड़ा अच्छा सा आपने लेटरल थिंकिंग का तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, हॉर्स वाला घोड़े वाला की वो लगाए रखता है, इधर उधर देखता नहीं, दौड़ता रहता है, तो वो आपको नहीं बनना है। आपको थोड़ा देखना चारों तरफ कि क्या हो रहा है हमारे चारों तरफ, तो हो सकता है कि आसपास ही आपको सॉल्यूशंस मिलने लगे, आपको बहुत सारे समाधान मिलने लगे। तो ये बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल था। और मुझे लगता है बिल्कुल डेफिनेटली तीनों थिंकिंग, आपने जो डिजाइन थिंकिंग की बात की, लेटरल थिंकिंग की बात की, क्रिटिकल थिंकिंग पे आपने बड़ा अच्छे से बताया कि केवल आपको क्रिटिकल अप्रोच नहीं रखना है, क्रिटिकल अप्रोच के साथ आपको सोल्यूशन सोचना है उसका। ये नहीं कि एकदम क्रिटिक्स करना शुरू कर दें, बिल्कुल एकदम अगेंस्ट ही हो जाए। तो एक एस्पिरेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट की जो प्रॉब्लम है, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ उसको हमको सोल्यूशन ढूंढना है, ना कि उसको हमको क्रिटिक्स करना है, बिकॉज हम लोग भी तो पार्ट बनने वाले हैं गवर्नमेंट के। तो बिल्कुल सही। और मुझे लगता है सर काफी अच्छे से आपने सर तीनों प्रश्नों का एकदम ऐसा बताया कि जो बिल्कुल लाइव सा लग रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है, मुझको अच्छा लग रहा है, और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा सर। आपने सर समय निकाला, और मैं सर एक आशा उम्मीद करूंगा कि फ्यूचर में भी आप सर डायलॉग मुझको समय देते रहे। तब बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय हिंद सर। थैंक यू।